हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसकी मैकेनिज़म्स क्या है और ये कैसे डेवलप हो सकती है। वेरियस काइंड ऑफ जो एटियोलॉजिकल एजेंट हैं, वो किस तरह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ को लीड कर सकते हैं। ऑल्सो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे और जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका भी अपन थोड़ा ब्रीफ में मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि वो कैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से वो मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, प्लस उनका ट्रीटमेंट भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि किडनी का जो फंक्शन है, यूजुअली वो अपन को पता है कि उसका काम है फिल्ट्रेशन। और जो फिल्ट्रेशंस की जो पर मिनट उसकी जो एबिलिटी है उसको अपन जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो अगर जीएफआर की अमाउंट किडनी की डिजीज की वजह से अगर लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर एरिया अगर ये हो जाए लेस देन 60, तो इस कंडीशन को अपन क्रोनिक किडनी डिजीज बोलेंगे। कॉन्स्टेंटली मोर देन 3 मंथ्स के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। यानी कि कॉन्स्टेंटली 3 मंथ से ज़्यादा के लिए पेशेंट का जो जीएफआर है, वो लेस देन 60 एमएल पर मिनट है। तो अपन इस कंडीशन को क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलेंगे। इसके अलावा भी और क्राइटेरिया हैं, अगर ये अपन चेक नहीं कर पाते हैं या फिर अपन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो कुछ और क्राइटेरिया है। अगर उनमें से भी कोई मिलता है, तो भी वो पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट अपन मान के चलेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ को हम पहले के टाइम पे क्रोनिक किडनी फेलियर भी बोलते थे। तो ये दोनों ही वर्ड काइंड ऑफ सिमिलर हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ ही क्रोनिक किडनी फेलियर है। और अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ बहुत सी केस में प्रेज़ेंट करे, तो उसको अपन रीनल फेलियर या फिर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं। यानी कि उसके बाद में एंड स्टेज का मतलब ये होता है बेसिकली कि उसके बाद में ओनली ऑप्शन होता है कि किडनी का ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन या फिर कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अभी अपन और क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अगर जीएफआर लेस देन 60 एमएल पर मिनट है, तो भी वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर और ऐसी कौन-सी चीज़ है बॉडी में, जो अपन चेक करके ये देख सकते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या नहीं है। तो जो मैं अभी आपको एक लिस्ट बताऊँगा, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो अगर इनमें से कोई भी एक या मोर देन एक फैक्टर अगर प्रेज़ेंट है, तो भी अपन उस कंडीशन को क्रोनिक किडनी डिजीज़ ही मानेंगे और वो पेशेंट सीकेडी का होगा। जो पहला सीकेडी मार्कर है, वो है एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन यूरिया का मतलब है लॉस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन। इसकी जो फाइंडिंग होगी वो क्या होगा, अगर मोर देन 30 मिलीग्राम पर डे, यानी कि यूरिन के अंदर मोर देन 30 मिलीग्राम एक दिन के अंदर अगर एल्बुमिन लूज़ कर रहा है पेशेंट, और ये मोर देन 3 मंथ्स के लिए कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो अपन इस पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट मानेंगे। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है मार्कर, वो है अबनॉर्मल यूरिनरी सेडिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यूरिन के अंदर आइदर आरबीसी कास्ट है या डब्ल्यूबीसी कास्ट है या फिर डिस्मोर्फिक आरबीसी अपन को मिल रहे हैं, और ये सारी कंडीशंस भी मोर देन 3 मंथ्स तक कॉन्स्टेंटली उसके यूरिन में मिल रही हैं, तो इसको भी अपन क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट मानेंगे। जो तीसरा मार्कर है, वो हो सकता है ड्यू टू एसिड बेस डिसऑर्डर। यानी अगर क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो एसिड बेस डिसऑर्डर होगा, और उस डिसऑर्डर की वजह से फाइंडिंग क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू ट्यूबुलर डिस्फंक्शन। और ये भी अपन को मोर देन 3 मंथ तक अगर हो रहा है, तो ही अपन इसको क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट मानेंगे। इसके अलावा अबनॉर्मल किडनी ऑन रेडियोलॉजी, यानी कि अगर अपन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स या रेडियोलॉजिकल इमेजेस लेते हैं किडनी की, तो वहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटीज मिलेंगी। ये क्या हो सकती हैं कि बाइलेटरल श्रंकन किडनीज। ये बीएल है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब है कि दोनों साइड की किडनी, तो दोनों साइड की किडनी श्रंक हो जाएंगी। ये श्रंक क्यों हो सकती हैं, क्योंकि अगर क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है और क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन का एंड रिजल्ट होता है फाइब्रोसिस। यानी कि कंप्लीटली जो वहाँ पे नॉर्मल टिश्यू था उसकी जगह डेड या नॉन फंक्शनल फाइब्रोसिस हो जाएगा, कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगा। तो उसकी फाइब्रोसिस की वजह से जो किडनी की साइज है वो श्रंकन अपीयर होगी, उसकी जो शेप है वो श्रंकन अपीयर होगी। या फिर क्या हो सकता है, पॉलीसिस्ट्स। यानी कि किडनी के अंदर अगर अपन पॉलीसिस्ट देख पा रहे हैं रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग पे, तो ये भी क्या होगा, एक मार्कर होगा किसका, कि क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है। और इसके लिए अपन सिंस रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग ले रहे हैं और फाइब्रोसिस वहाँ है या फिर पॉलीसिस्ट है, तो इसको मोर देन 3 मंथ्स की कोई यहाँ वैसा वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि फाइब्रोसिस है तो इसका मतलब है कि उसको क्रोनिक ही है, ऑलरेडी अपन को ये कंफर्म हो चुका है कि क्रोनिक किडनी डिजीज ही है। तो वहाँ पे अगर सिंगल ओकेजन पे भी ऐसी इमेज आ जाती है जिसमें अपन शंकर किडनी या फिर पॉलीसिस्ट देख रहे हैं, तो ये पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का है। इसके अलावा अब नॉर्मल किडनी बायोप्सी, यानी कि अगर किडनी की बायोप्सी अपन चेक कर रहे हैं, तो अगर उस बायोप्सी में फाइब्रोसिस मिल रहा है, तो जैसा कि अभी अपन ने देखा कि फाइब्रोसिस किसका रिजल्ट है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का,
तो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोनिक किडनी डिजीज को, और ये भी सिंगल ओकेजन पे भी अगर ये हो रहा है तो सफिशिएंट है अपन को ये प्रूव करने के लिए कि जो डिजीज है वो सीकेडी है। इसके बाद में जो एक और क्राइटेरिया वो ये है कि अगर कोई पेशेंट पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट का है, यानी कि उसने ऑलरेडी एक बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा रखा है, तो अपन उस पेशेंट को हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, यानी उसमें कभी भी वापस रिकरेंस हो सकता है। तो अपन उसको हमेशा यही मान के चलेंगे। जो जीएफआर है या फिर जो बाकी के सीकेडी मार्कर हैं वो नॉर्मल ही क्यों ना हो, लेकिन हम उस पेशेंट को हमेशा सीकेडी का सस्पेक्टेड पेशेंट मान के चलेंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया किसको डिफाइन करते हैं? क्रोनिक किडनी डिजीज को। तो अगर इनमें से कोई भी एक है, यानी कि अगर एल्बुमिन यूरिया है, अबनॉर्मल यूरिनरी सेडिमेंट्स है, एसिड बेस डिसऑर्डर है, या फिर अबनॉर्मल किडनी का जो इमेजिंग है रेडियोलॉजी पे वो मिल रहा है, या फिर बायोप्सी पे फाइब्रोसिस है, या फिर वो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, तो ये सारी कंडीशन डिफाइन करते हैं कि वो पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का है। अब अपन कुछ स्टेजेस देखते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज के, कि उसको किस किस स्टेज में अपने डिवाइड किया है, सीवियर, मॉडरेट या फिर माइल्ड, ये सारी चीजें देखते हैं। तो अपन ने जो स्टेजिंग की है क्रोनिक किडनी डिजीज की, वो दो बेसिस पे की है। पहली, अकॉर्डिंग टू जीएफआर, यानी जो जीएफआर की अमाउंट कितनी कम है या फिर कितना है उसका, उसके बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं कि वो जो सीकेडी है वो कितनी सीवियर है। और दूसरा क्राइटेरिया यूज किया है एल्बुमिन यूरिया, यानी कि जो लॉस ऑफ एल्बुमिन है यूरिन में पर डे वो कितना है। तो ये दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अगर जीएफआर के अकॉर्डिंग करते हैं तो अपन इसको जी स्टेजिंग बोलते हैं। जीएफआर का जी ले लिया और जी स्टेजिंग कर दी। अगर पेशेंट का जीएफआर मोर देन इक्वल टू 90 है पर एमएल पर मिनट, तो ये जी1 स्टेज है और ये नॉर्मल है, यानी कि यहाँ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जीएफआर उसका 60 टू 89, यानी कि लेस देन 90 हो गया अब, और मोर देन 60 है, अगर 60 टू 89 के बीच में होता है तो अपन इसको जी2 स्टेज बोलते हैं। और अगर उसका जीएफआर 30 टू 59 है तो उसको अपन जी3 स्टेज बोलेंगे। और अगर जीएफआर उसका और कम हो गया, 15 से 29 के बीच में आ गया, तो ये जी4 स्टेज है। और जो सिचुएशन जिसमें जीएफआर लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाए, ये जी5 स्टेज है, और इसी स्टेज को अपन एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलेंगे। यानी कि अगर इतना सीवियरली अगर जीएफआर फॉल हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब वो किडनी ट्रीटेबल नहीं है, और ओनली ऑप्शन जो अपने पास है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये जी5 स्टेज है। अब एल्बुमिन यूरिया के बेसिस पे अपन ने जो स्टेजिंग किया उसको अपन ने ए स्टेजिंग बोली है, और यहाँ अपन 3 स्टेज में उसको पूरे कंक्लूड कर लेंगे। अगर लेस देन 30 मिलीग्राम पर डे एल्बुमिन का लॉस हो रहा है यूरिन में, तो अपन उसको ए1 स्टेज या फिर नॉर्मल कंडीशन मानेंगे। क्योंकि अभी अपन ने क्या देखा था कि अगर मोर देन 30 मिलीग्राम पर डे लॉस हो रहा है और वो मोर देन 3 मंथ्स के लिए है कॉन्स्टेंटली, तभी अपन उसको सीकेडी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर वो 30 से ज़्यादा या फिर 300 से कम मिलीग्राम पर डे एल्बुमिन को लॉस कर रहा है यूरिन में पेशेंट, तो इसको अपन ए2 स्टेजिंग बोलेंगे, यानी ए2 स्टेज पे आ गया है। और इसको अपन प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं, सिंस अपन को पता है एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन यूरिया के अंदर लॉस हो रहा है तो प्रोटीन यूरिया हो गया। और अगर मोर देन 300 मिलीग्राम पर डे अगर एल्बुमिन लॉस हो रहा है, तो अपन इसको ए3 स्टेज बोलेंगे। और ये भी किसको किसको रिजेंबल करेगी? एंड स्टेज किडनी डिजीज को, यानी कि जी5 और ए3 बहुत सीवियर कंडीशन है। तो ये अपन ने देख लिया कि क्रोनिक किडनी डिजीज के क्राइटेरिया क्या होते हैं, कि किस कंडीशन को अपन सीकेडी बोलेंगे, और उसकी जो स्टेजिंग है बेसिस ऑफ जीएफआर और एल्बुमिन यूरिया। अब अपन ने देख लिया कि जो जीएफआर है वो अगर लेस देन 60 ml पर मिनट हो जाता है तो अपन उसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोल रहे हैं। तो इसके अंदर जो जीएफआर की जो अमाउंट है वो अपन को पता होना जरूरी है। एक पेशेंट आता है, वो अपनी कंप्लेंट्स बताता है, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए कि वो सीकेडी है कि नहीं, अपन को जीएफआर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ऐसा तो नहीं है कि जीएफआर जैसे यूरिन का सैंपल लेते हैं, फिर उसका कितना अमाउंट ऑफ यूरिन उसने पर डे किया, अपन उसका वेट करें, उसको मेजर करें, ऐसा नहीं होता। तो जो जीएफआर कैलकुलेट करने का तरीका है वो ऐसा होता है कि उसको अपन कोक्रॉफ्ट गोल्ड फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या होता है, इसको अपन ईजीएफआर यानी एस्टिमेटेड जीएफआर बोलते हैं। यानी कि अपन एस्टिमेट करते हैं कि इतना जीएफआर होगा, यानी कि टू बी एक्यूरेट तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन ने कोई सैंपल लिया और उसको मेजर कर लिया। जैसे बॉडी वेट है, कि अगर उसको वेइंग मशीन पे अपन अपने पेशेंट को बोल दिया कि आप वेइंग मशीन पे जाओ तो पता लग जाए कितना वेट है। तो यहाँ पे अपन एस्टिमेशन लगाते हैं। तो जो एस्टिमेटेड जीएफआर है वो कैसे कैलकुलेट होती है? ये कैलकुलेट होती है 140 माइनस पेशेंट की एज इंटू पेशेंट का बॉडी वेट इन केजी। इसको डिवाइड करते हैं अपन 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। ऐसा कोई 72 या 140 का कोई लॉजिक नहीं है।
कि कोई स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो, ये बेसिकली फॉर्मूले में अपन ने जो प्रैक्टिकल जो क्लिनिकल जो वैल्यूज आ रही है उसके बेसिस पे अपन ने फॉर्मूला फ्रेम किया था, और ये सीरम क्रिएटिनिन की अमाउंट को कैलकुलेट करके अपन ईजीएफआर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये फॉर्मूला है ये किसमें होगा, मेल का जीएफआर पता लगाने में हेल्प करेगा, लेकिन फीमेल के केस में इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर पेशेंट फीमेल है तो उसमें ये फॉर्मूला तो होगा ही, इसकी जो वैल्यू आती है इसको अपन ने मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। तो ये चीज़ अपन ने थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि मेल और फीमेल में इसका डिफरेंस है कैलकुलेशन में। तो इस तरह से अपन जीएफआर कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे अगर ये इसकी वैल्यू लेस देन 60 ml पर मिनट आती है तो इसका मतलब इससे कंफर्म हो जाता है कि वो पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का है, और ये अगर लेस देन 60 मोर देन 3 मंथ्स के लिए चलता रहता है। अब अपन देख लेते हैं कि ईटियोलॉजी क्या है या फिर कोज क्या है सीकेडी के। सीकेडी का जो सबसे कॉमन कोज है, जो मोस्ट कॉमन कोज है ओवरऑल, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी, यानी कि दोनों में ही क्या होगा, डायबिटीज। डायबिटीज आप सबको पता है कि इसमें जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इसमें क्या होगा कि जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है वो आगे जाके ग्लाइकेलेटेड प्रोडक्ट्स बना लेता है, ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो ब्लड में एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है या कोलेजन है, इनके साथ वो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन रिएक्शन करके और ग्लाइकेलेटेड प्रोडक्ट्स बना लेता है, और ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, जाके ब्लड वेसल्स में जगह जगह डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, और इसके डिपोजिशन की वजह से आगे इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा, फाइब्रोसिस भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट अपन को बस जो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है वो ये है कि डायबिटीज़ की वजह से वहाँ पे जो पेशेंट है उसको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। इसके बाद में जो दूसरा कोज है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, ये अपन को थोड़ा सा यहाँ इंटरेस्टिंग होगा कि हाइपरटेंशन किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज का कोज भी है और उसका कॉम्प्लिकेशन भी है, यानी कि इसकी वजह से भी हो सकता है, और अगर ये है तो ये भी हो सकता है। यानी कि अगर हाइपरटेंशन पेशेंट को है तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, लेकिन अगर एक पेशेंट है क्रोनिक किडनी डिजीज का तो उसको हाइपरटेंशन भी होगा। तो ये कोज भी है और इसका कॉम्प्लिकेशन भी है। इसके बाद जो थर्ड कोज हो सकता है वो है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये इन्फ्लामेशन है ग्लोमेरुलस का। इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सर्कुलेट होते हैं ब्लड में, और ये जाके ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये अगर उसके एंडोथेलियल लेयर के नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं या फिर उसकी जो एपिथेलियल लेयर है उसके नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे अपन इसको आगे जाके नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अपन को बस ये याद रखना है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जाके ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। और अगर ये क्रोनिक स्टेज में चला जाए, यानी कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लामेशन हो जाए ग्लोमेरुलस का, तो ये सीकेडी का एक कोज है, यानी ये सीकेडी कर देगा। इसके बाद जो अगला कोज है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसको अपन एडी पीकेडी भी बोलते हैं। और ये अपन जब किडनी डिजीज या किडनी पैथोलॉजी करेंगे, रीनल पैथोलॉजी करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट अपन को यहाँ ये याद रखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सीकेडी करवा सकता है, और ये मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज है। ये क्या था, मोस्ट कॉमन कोज था सीकेडी का। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछे कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज क्या है, और फिर ये अगर ऑप्शन हो चारों, तो यहाँ अपन को एडीपीकेडी करना है। इसमें जो सीकेडी होगी वो थोड़ी अलग होगी, यानी कि अगर एडीपीकेडी की वजह से सीकेडी हो रही है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही है, तो ये और क्रोनिक किडनी डिजीज जो कोज है उनकी वजह से जो सीकेडी होती है उससे थोड़ा अलग है। और वो अलग क्या होगा कि यहाँ जो साइज है किडनी की वो ज्यादा होगी। और ये ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा सिस्ट का। तो अगर सिस्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है, बहुत सारे सिस्ट बन रही हैं, तो जो किडनी की साइज जो यूजुअली अपन को संकन दिखाई देनी चाहिए थी ड्यू टू इन्फ्लामेशन, क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब इन्फ्लामेशन, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गया, संकन दिखाई देना चाहिए था और छोटा होना चाहिए था, बट यहाँ उसकी साइज बड़ी दिखाई देगी क्योंकि वहां पे प्रोलिफरेशन हो रहा है सिस्ट का। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बेसिकली अपन अभी आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, अपन को थोड़ा नॉलेज है इस बात का कि जो किडनी का काम होता है वो हीमोग्लोबिन के लेवल या ब्लड के जो फॉर्मेशन है, इरिथ्रोपोएसिस है, उसको भी स्टिमुलेट करता है। वो कैसे करता है कि वो एक एरिथ्रोपोइटिन नाम से हार्मोन रिलीज करता है, और उसकी वजह से इरिथ्रोपोएसिस स्टिमुलेट होता है। तो अगर किडनी की डिजीज है और किडनी अबनॉर्मल है, वो फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, और इरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस नहीं होगा तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। बट इस केस में ये इंक्रीज होगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे जो सिस्ट की वॉल है वो सिंथेसाइज करने लग जाता है, यानी कि सिस्ट प्रोलिफरेट हो रहे थे उसकी वजह से साइज ज्यादा है, और ये सिस्ट की वॉल है, ये अब नॉर्मली वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन
सिंथेसाइज करना लग जाएगा, यानी किडनी की उसमें अब नॉर्मल फंक्शनिंग की लोड नहीं है कि वो इरिथ्रोपोइटिन को सिंथेसाइज करे, यहाँ सिस्ट वॉल ही कर लेगा। और ये दोनों कंडीशन बाकी क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट से अलग है, यानी कि और किसी और में नहीं दिखाई देती। अब इसके बाद जो अगला एक और कोज है जो सीकेडी करा सकता है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव मेडुलरी सिस्ट किडनी डिजीज। ये क्या अपन को ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज इन चिल्ड्रन, यानी अगर एग्जामिनर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज इन चिल्ड्रंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, तो अपन ने याद करना है ऑटोसोमल रिसेसिव मेडुलरी सिस्ट किडनी डिजीज। ये चिल्ड्रन में है और ये ओवरऑल, यानी कि जो चिल्ड्रन के बाद जो मतलब कि एडल्ट है, ओल्ड एज है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज क्या है, एडीपीकेडी। और चिल्ड्रन के अंदर क्या है, यानी पीडियाट्रिक्स का पोर्शन आ गया, उसमें होगा ऑटोसोमल रिसेसिव मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज। इसके बाद में कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि कंजेनिटल मतलब बाई बर्थ, यानी कि कुछ जब वो उनका डेवलपमेंट हो रहा था फीटस का, उस टाइम पे कुछ अबनॉर्मलिटीज हो गई हैं, फॉर एग्जांपल टेरेटोजेनिक फैक्टर्स की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो कंजेनिटल एनोमलीज हो जाएंगी, यानी इनहेरिटेड नहीं बट एक बाई बर्थ है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी इन चिल्ड्रन है। अब ये था मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी इन चिल्ड्रन। और मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल क्या था, डायबिटीज, यानी कि अगर एडल्ट या फिर ओल्ड एज में कहीं हो रहा है तो उसका रीजन है डायबिटीज मोस्ट कॉमन। और अगर एक पीडियाट्रिक वे में अपन इसको थोड़ा देखें, एक न्यू बॉर्न में अगर क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, कंजेनिटल एनोमलीज। तो ये सारे अपन ने कोज डिस्कस कर लिए, उनका थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया कि उनकी वजह से कैसे क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलप हो सकती है। अब अपन देखेंगे कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज अगर एक पेशेंट को है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, और अपन कॉम्प्लिकेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, प्लस उनका मैनेजमेंट यानी उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन होगा, ये देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज होगा कि हेड टू टो, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। तो अपन इनको वन बाय वन सिस्टमिक थोड़ा इनको थोड़ा डिवाइड करके और एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से सीएनएस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है सीजर्स। अब सीजर्स क्यों हो सकते हैं, ये डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल की वजह से, ये मोस्ट कॉमन कॉज है सीजर का। एक पेशेंट है क्रोनिक किडनी डिजीज का, उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर है डिक्रीज सोडियम लेवल्स। अब इसका दूसरा और क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि इंक्रीज सोडियम लेवल। और ये दोनों चीजें आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज में डिक्रीज सीरम सोडियम भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। तो ये ऐसा है कि इनिशियल स्टेज में अगर क्रोनिक किडनी डिजीज का एक पेशेंट है तो इनिशियल स्टेज में सिंस वहाँ पे जीएफआर कम है, वहाँ पे उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं प्लस जो वाटर है या जो डिफरेंट ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी डिजीज जो क्रोनिक किडनी इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से उनका सीक्रेशन कम होता है, यानी कि वो कम एक्सक्रीट कर पा रही है किडनी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम की अमाउंट है बॉडी में वो रिटेन ज्यादा होगी, यानी कि सोडियम एक्सक्रीट होना चाहिए था, अगर नॉर्मल वैल्यू को मेंटेन करना था तो जो एक्स्ट्रा सोडियम डाइट से या जहाँ से भी मिला है उसको किडनी को एलिमिनेट करना था, एक्सक्रीट करना था। बट अगर किडनी डिजीज है तो इनिशियल स्टेज में जब ये डिजीज है तो उस टाइम पे किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो इसका अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि इनिशियल स्टेज में हाइपरनेट्रीमिया होगा, क्योंकि वहां पे सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से सोडियम का सीरम में अमाउंट बढ़ता जाएगा, यानी ब्लड में अमाउंट उसका बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है तो वैसे वैसे सिंस वो वाटर को भी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, उसका भी एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो जो फ्लूइड है उसकी भी अमाउंट अक्यूमुलेट होती जाती है। तो ऐसा होगा कि सिंस वाटर का रिटेंशन ओवर द पीरियड बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है कि वहां पे जो ये हाइपर वॉल्यूमी है उसकी वजह से जो कंपेरेटिवली जो सोडियम का लेवल है सीरम में, यानी सीरम में पहले ऐसा होना चाहिए था कि अगर 100 ml वाटर है तो वहां पे 10 नैनोग्राम अगर सोडियम है तो ये नॉर्मल कंडीशन थी। अब अपन ने क्या देखा कि स्टार्टिंग में किडनी ने जो सोडियम को लेवल को मेंटेन नहीं कर पाई और अपन ने देख लिया कि डाइट से उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अपन ऐसे मान के चलते हैं कि कुछ 15 नैनोग्राम सोडियम तक पहुंच गया और यहाँ पे फ्लूइड 100 ml ही है। तो उस कंडीशन में क्या देखा कि ये हाइपर नेट्रीमिया हो गया। लेकिन ओवर द टाइम सिंस फ्लूइड भी अब एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है तो ये बढ़ता बढ़ता फॉर एग्जांपल अब 200 मिलीलीटर हो गया। तो अब इस 200 मिलीलीटर के कंपेयर में अगर 15 नैनोग्राम अपन देखेंगे तो ये डिक्रीज कंसंट्रेशन दिखा रहा है, मतलब कि यूजुअली क्या होना चाहिए था कि 100 ml के अंदर 10 नैनोग्राम होना चाहिए था, तो इस हिसाब से 200 ml के अंदर 20 नैनोग्राम होना चाहिए था, बट यहाँ 15 ही है। तो ये क्या हो गया कि लेटर स्टेज में हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी कि जो सीरम में सोडियम का लेवल है वो कम हो जाएगा।
तो ये दोनों चीजें अपने ध्यान रखनी है कि इनिशियली हाइपरनेट्रीमिया होता है और लेटर स्टेज में हाइपोनेट्रीमिया होता है। इसके अलावा डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, अब ये भी अपन आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो वहां पे जो उसका कैल्शियम जो लेवल है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये भी एक रीजन हो सकता है किसका, सीजर का। अब जो इसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो भी अंडरलाइन कोज है, यानी कि अगर डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल है तो उसको इंक्रीज करेंगे, अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज करेंगे, या फिर कैल्शियम की अमाउंट कम है उसकी वजह से सीजर हो रहे हैं तो कैल्शियम की जो अमाउंट है ब्लड में उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, या फिर जो भी पॉसिबल रेमेडी हो सकती है, तो अंडरलाइन कोज को ट्रीट कर देंगे। अब जो दूसरा सीएनएस कॉम्प्लिकेशन है वो है यूरेमिक एनसेफेलोपैथी। यूरेमिक एनसेफेलोपैथी क्या है कि ये होती है बिकॉज जो यूरेमिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो यूरिन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन और अमोनिया, ये यूजुअली क्या होता है यूरिन के कंपोनेंट्स है, मतलब ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से। बट अब यूरिन में एक्सक्रीशन तो डिफेक्टिव है बिकॉज किडनी तो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो कर नहीं पा रहा है, तो इनकी अमाउंट ब्लड में बढ़ने लग जाएगी, यूरिया की, क्रेटिनिन की और अमोनिया की, और ये सारे टॉक्सिक है, तो इनको अपन यूरेमिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और ये सारे यूरेमिक प्रोडक्ट्स की वजह से ये जब ब्लड में बढ़ जाएंगे तो उसकी वो जो ब्लड जब ब्रेन में जाएगा तो उसकी वजह से एनसेफेलोपैथी हो जाएगी। और ये जो एनसेफेलोपैथी के पेशेंट हैं जो कि ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर यूरेमिक प्रोडक्ट्स हैं, वो क्लिनिक में कैसे मिलेंगे, इन प्रेजेंटेड एज एस्ट्रक्सिस। अब एस्ट्रक्सिस क्या है, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट का जो रिस्ट जॉइंट है वहां पे ट्रेमर होंगे, यानी कि अगर उसके रिस्ट जॉइंट में हम ट्रेमर देख पा रहे हैं तो अपन उसको सस्पेक्ट कर लेंगे कि ये पेशेंट, इसको यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी है, यानी कि ये पेशेंट किसका है, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट हो सकता है, तो अपन उसको उस तरह से आगे मैनेज करेंगे। अब इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि यूरेमिक प्रोडक्ट्स जाके एस्ट्रोसाइट्स को डैमेज कर देंगे ब्रेन में, ब्रेन की ये सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको डैमेज कर देंगे जिसकी वजह से अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाएगा, यानी कि उसकी जो अब सोचने की प्लस जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो जाएगी, वो अब नॉर्मल नहीं रहेगी। तो ये दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन है सीएनएस का ड्यू टू सीकेडी। अब तीसरा जो सीएनएस कॉम्प्लिकेशन है वो है पेरिफेरल नेफ्रोपैथी। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो यूरेमिक प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं, यानी कि अगर वो न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो उनको भी डैमेज करते हैं। तो यहाँ जो पेशेंट होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा, ड्यू टू पेरिफेरल नेफ्रोपैथी उसका क्या होगा, वो पेन सफर कर रहा होगा, और यूजुअली ये कहाँ होगा, लोअर लिम्स में। पेरिफेरल का मतलब यानी कि जो बॉडी के सेंटर से थोड़ा दूर की तरफ, और लोअर लिम्स दूर की तरफ, मतलब सबसे दूर यही हुए, तो जो लोअर लिम्स है वहां पे पेशेंट को कॉन्स्टेंटली पेन होगा। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से। अब ये जो पेन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पेन पेशेंट जब इनएक्टिव है, यानी कि जब वो रेस्टिंग कंडीशन में है तो ये पेन उसका ज्यादा होगा, यानी उसको ज्यादा पेन फील होगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट मूवमेंट या फिर कोई फिजिकली एक्टिविटी करता है तो उसको ये पेन कम फील होगा। तो पेन इंक्रीज ऑन इनएक्टिविटी एंड डिक्रीज ऑन मूवमेंट, तो इसकी वजह से वो पेन अगर मूवमेंट की वजह से कम हो रहा है तो पेशेंट कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करता रहेगा ताकि वो पेन उसको फील ना हो। तो ये क्या हो गया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है अपने लेग से ताकि उसको पेन फील ना हो। और ये जो पेरिफेरल नेफ्रोपैथी है क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से, ये सेकेंडरी कोज है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का। यानी अपन जब रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पढ़ेंगे तो उसके प्राइमरी कॉज क्या हो सकते हैं वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये भी उसको कर सकता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किसकी वजह से भी हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से। तो ये इनडायरेक्टली है, तो ये सेकेंडरी कॉज है। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक पेशेंट में देखने को मिलेगा तो वो क्रोनिक किडनी डिजीज का भी हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इमीडिएट डायलिसिस, यानी कि सीवियर कंडीशन है और यहाँ पे अपन को तुरंत इमीडिएटली डायलिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद में जो जो अगला सीएनएस मैनिफेस्टेशन है वो है मायोपैथी। अब ये क्या हो सकता है कि जो यूरेमिक प्रोडक्ट्स हैं वो मायोटॉक्सिक भी होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं, मायोटॉक्सिक भी होंगे, तो इसकी वजह से जो मायोपैथी हो जाएगी। और मायोपैथी के पेशेंट में ऐसा है कि डायलिसिस उसकी हेल्प नहीं कर सकता, यानी कि डायलिसिस से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अगर मायोपैथी हो गई है तो वहाँ जो ट्रीटमेंट है वो है फिजियोथेरेपी एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि डायलिसिस से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी सिंस ये मसल से रिलेटेड है, मस्कुलर डैमेज है। सीवियस मैनिफेस्टेशंस, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है और उसके जो उसमें मोर्टेलिटी है, यानी उसके जो डेथ के चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा सीवियस जो कॉम्प्लिकेशन है उनकी वजह से उसके होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल उसको हाइपरटेंशन है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है, तो ये जो कंडीशन है सीकेडी की कॉम्प्लिकेशन है, इनकी वजह से पेशेंट को मोर्टेलिटी का ज्यादा चांस है। ऐसा नहीं है कि मोर कॉमन है, ये होंगी, बट अगर ये हो गई तो ऑब्वियसली ये डेथ उसकी श्योर कर देते हैं काइंड ऑफ।
तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। सिर्फ सीकेडी में ही नहीं, ये अपन और कंडीशन भी होती हैं जिनमें ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कॉज होते हैं डेथ के, वो ये जैसे कि एक हीमोडायलिसिस पे पेशेंट है, तो हीमोडायलिसिस का जो पेशेंट है उसमें भी अगर मोर्टेलिटी के लिए सबसे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस मोर्टेलिटी बढ़ा देती हैं, वो सीवियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं। या फिर एक पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, यानी पेशेंट चाहे सीकेडी का हो, चाहे वो हीमोडायलिसिस का हो, या फिर पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट का हो, इन तीनों केस में ही उसकी जो मोर्टेलिटी के पीछे जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो सीवियस मैनिफेस्टेशंस है। अब क्या-क्या सीवियस मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं? पहली है हाइपरटेंशन, ये मोस्ट कॉमन सीवियस मैनिफेस्टेशन है। अभी अपन ने कॉज में देखा था कि हाइपरटेंशन की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही थी, बट यहाँ अपन देख रहे हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, और ये मोस्ट कॉमन सीवियस मैनिफेस्टेशन है। ये किस वजह से हो सकता है? अकर ड्यू टू हाइपरवोल्यूमिया। हाइपरवोल्यूमिया कैसे हो गया कि जो किडनी जो फ्लूइड का और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एक्सक्रीशन कर रही थी, तो जो एक्सिस में थे, अब वो नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड की अमाउंट है वो अक्यूमुलेट होती जाएगी, और जो ब्लड की टोटल वॉल्यूम है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो जाएगी, वो हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगा। ये ड्यू टू लो जीएफआर, यानी कि कम एक्सक्रीशन हो रहा है। या दूसरा इसका कोज हो सकता है वो है रास एक्टिवेशन। तो ये दो कोज हैं जिनसे हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो अपन डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स उसकी जो हाइपर वॉल्यूमिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर वो रास एक्टिवेशन की वजह से है तो अपन उसको एस इनहिबिटर्स देंगे। एस इनहिबिटर का क्या रोल होता है? अपन थोड़ा सा रास का थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि रास में ऐसा होता है कि किडनी अगर लो ब्लड प्रेशर है तो रेनिन सीक्रेट करेगी, और ये रेनिन जाके लीवर को स्टिमुलेट करके एंजियोटेंसिनोजन 2 को बनवाएगा, उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। ये एंजियोटेंसिनोजन 1 आगे जाके और वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करेगा, और सुप्रारेनल ग्लैंड है उसको भी स्टिमुलेट करेगा, और वहां से सोडियम का इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये सारी चीजें लास्ट में जो ब्लड प्रेशर में फॉल हुआ था उसको वापस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रास एक्टिवेशन की वजह से हाइपरटेंशन एक्शन वेसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा था, तो वेसोकंस्ट्रिक्शन तो और हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा। तो ये जो एस इनहिबिटर है वो क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है उसको 1 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और अगर वो 1 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो आगे जाके जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन जो काम है वो एंजियोटेंसिन 1 का है, ना कि 2 का। तो अगर 2 1 में कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे जाके ना वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ना सुप्रारेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी। तो जो हाइपरटेंशन है उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। जो दूसरा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो है यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरेमिक का वही मतलब है कि जो यूरिया के प्रोडक्ट्स, जो यूरिन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, उनकी वजह से पेरिकार्डाइटिस। ये कैसे होगा? सिंस सीकेडी जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, यानी वो ओवर द लॉन्ग पीरियड वो चलता रहेगा, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो जो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जो मीडिएटर्स हैं, लाइक इंटरल्यूकिन हो गए, साइटोकाइंस हो गया, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंटली लंबे टाइम के लिए इंक्रीज रहेंगी, तो उनकी वजह से वो पेरिकार्डाइटिस कर सकती हैं, और कई बार सीवियर केस में हेमरेज भी कर सकती हैं। और ये भी एक इमीडिएट इंडिकेशन है डायलिसिस का, यानी कि इसका ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? उस पेशेंट का डायलिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद में जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है सीवीएस की, वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज। ये कैसे हो सकती है? ये हो सकती है ड्यू टू टिपिकल रिस्क फैक्टर्स। टिपिकल का मतलब है कि जो ऑब्वियस है, लाइक हाइपरटेंशन हो गया, या फिर इन डिक्रीज एचडीएल हो गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। या फिर एटिपिकल रिस्क फैक्टर, यानी कि वो इनडायरेक्टली ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि कैल्सीफाइलिसिस। अभी कैल्सीफाइलिसिस क्या है ये मैं आपको बिल्कुल आज के डिस्कशन के एंड में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो वहां अपन इस चीज को पढ़ लेंगे। इसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट है वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एंटी प्लेटलेट। एस्पिरिन प्लस जो रिस्क फैक्टर है उसको डिक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है उसको ट्रीट करने में हेल्प करेंगी। अब जो अगला मेजर सिस्टम इन्वॉल्व है, ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉम्प्लिकेशन है उसमें अपन देखेंगे पल्मोनरी एडिमा, यानी एक कैसे क्रोनिक किडनी डिजीज में पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। तो ये किस वजह से हो सकता है? आइदर कार्डियोजेनिक, कार्डियोजेनिक जैसे कि लेफ्ट हार्ट फेलियर। अपन ने प्रीवियस वीडियोस जो डिस्कस किए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसमें भी मैंने डिटेल में आपको बताया कि कैसे लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से जो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो यहाँ जो कोज है इसका एडिमा का, वो कार्डियोजेनिक भी हो सकता है या फिर नॉन कार्डियोजेनिक भी हो सकता है। नॉन कार्डियोजेनिक जैसे कि जो परमिबिलिटी है पल्मोनरी कैपिलरीज की, ये इंक्रीज हो जाएगी। अब ये भी कैसे होगा? क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज है तो इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, इनकी अमाउंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज रहती है ब्लड में, जिनकी वजह से ये ऐसा हो सकता है कि जो
पल्मोनरी कैपिलरीज है उनकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए और उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो ज़्यादा मूव आउट करने लग जाए, वेसल से ज़्यादा लंग्स की तरफ या फिर जो इंटरस्टिशियम है वहाँ मूव करेगा और उसकी वजह से वहाँ एडिमा हो जाएगा। इसका भी ट्रीटमेंट कैसे होगा? डायूरेटिक्स देंगे प्लस डायलिसिस, यानी दोनों चीज़ें इसका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करेंगी। इसके बाद में जो अगला मैनिफेस्टेशन है वो है बोन मैनिफेस्टेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोन का और किडनी का डायरेक्टली वैसे अपन कुछ रिलेट नहीं कर पा सकते, बट ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिजीज मल्टीपल बोन मैनिफेस्टेशन होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ओस्टैटिस सिस्टिका फाइब्रोसा। अब ये नाम ही आपको डिफाइन कर देगा कि क्या कंडीशन है और उसमें क्या होता है। पहले अपने देख लेते हैं, जो ओस्टैटिस सिस्टिका फाइब्रोसा है वो मोस्ट कॉमन बोन डिजीज है ड्यू टू रीनल अब्नॉर्मलिटी, यानी कि जो सीकेडी है उसकी वजह से जो बोन्स के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो है ओस्टैटिस सिस्टिका फाइब्रोसा। अब इसका जो पैथोलॉजी या जो पैथोजेनेसिस है वो ऐसा है कि सिंस अपन को पता है कि जो डिक्रीज जीएफआर है उसको तो अपन को सीकेडी बोल रहे हैं, तो सीकेडी में क्या होगा? डिक्रीज जीएफआर होगा। डिक्रीज जीएफआर होगा तो डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ फॉस्फेट होगा, उसकी वजह से जो फॉस्फेट है वो सर्कुलेशन में बढ़ता जाएगा, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। अब जो फॉस्फेट का अमाउंट अगर ब्लड में बढ़ता है तो एक अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर ये इंक्रीज जो फॉस्फेट है वो स्टिमुलेट करेगा पीटीएच के इंक्रीज को। इसकी जो अमाउंट है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी और ये जो पीटीएच की इंक्रीज अमाउंट है वो क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी किसको? ओस्टियोब्लास्ट्स को। ओस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करेगी। ओस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट होकर रिलीज क्या करेंगे? ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। ये अपन जब बोन डिटेल में पढ़ेंगे, बोन पैथोलॉजी, तो वहां भी अपन ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन के फैक्टर रिलीज करके बोन फॉर्मेशन भी करा सकता है और ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर करा के और उसका डीमिनरलाइजेशन भी करा सकता है। तो इस केस में क्या कराएगा ये ओस्टियोब्लास्ट? सिंस फॉस्फेट की अमाउंट इंक्रीज है तो पीटीएच के स्टिमुलेशन से ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स रिलीज करेगा और ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, जो करेगा बोन रीअब्जॉर्प्शन। बोन रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि बोन वीक होने लग जाएगी और कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो सकता है कि वहां पे वीक बोन में सिस्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओस्टाइटिस हो गया प्लस वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, तो सिस्टिका भी हो गया। और अगला था कि फाइब्रोसा, ओस्टाइटिस सिस्टिका फाइब्रोसा। तो ये जो सिस्ट फॉर्मेशन है ये अल्टीमेटली फाइब्रोस्ट हो जाएगा, यानी कि उस बोन में स्टार्टिंग में पहले वो वीक होगा, वहां सिस्ट की फॉर्मेशन होगी और अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो ये ओस्टाइटिस सिस्टिका फाइब्रोसा कंडीशन होगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सिस्ट है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स उसको सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कोई डैमेज हो जाए, यानी कि जो सिस्ट थी, फॉर एग्जांपल ये बोन है उसके अंदर ये सिस्ट थी और इसके अंदर जो ब्लड वेसल है इसको सप्लाई कर रही है उसमें किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस सिस्ट में ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा और उस ब्लड के अक्यूमुलेशन की वजह से जो अपीयरेंस आएगी वो कैसी आएगी? ब्राउनिश। तो उसकी वजह से अपन इसको ब्राउन ट्यूमर ही बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में अपन देख सकते हैं कि ये बोन है और इसके अंदर कोई सिस्ट हुई होगी जिसके अंदर ब्लड वेसल उसको सप्लाई करी थी, उसका कोई डैमेज हो गया जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड का अक्यूमुलेशन हो गया। तो ये जो अपीयरेंस आ रही है ये डार्क ब्राउन कलर की आ रही है, तो अपन इसको ब्राउन ट्यूमर ही बोल देते हैं। ये वैसे ट्यूमर है नहीं, बट अपन इसके अपीयरेंस की वजह से इसको ब्राउन ट्यूमर बोल देते हैं। तो ये भी किसका दूसरा नाम है? ओस्टैटिस सिस्टिका फाइब्रोसा का। अब जो इसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कैसे होगा? सिंस ये सारी कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से हो रही है? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इन सर्कुलेशन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे। ये फॉस्फेट बाइंडर्स क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, या इधर कैल्शियम के हो सकते हैं या फिर और कोई हैवी मेटल है जिन पे +2 चार्ज है उनके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो गया। तो इन जो कंपाउंड्स के जो चार्ज कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे? ये बाइंड कर लेंगे नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट इन इंटेस्टाइन और ये बाइंड क्या कर देगा? उसका अब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू सर्कुलेशन। तो फॉस्फेट बाइंडर्स का काम क्या है? ये जाके फॉस्फेट के बाइंड हो जाएंगे सो दैट उसका अब्जॉर्प्शन सर्कुलेशन में ना हो पाए। तो ये फॉस्फेट बाइंडर्स जो इंक्रीज्ड फॉस्फेट की अमाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए अपन ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो है पेरिकैल्सिटोन। ये एक कैल्सिट्रायोल एनालॉग है और इसका काम क्या होता है? ये पीटीएस को डिक्रीज कर देता है। इसके बाद में अगला जो बोन मैनिफेस्टेशन है ड्यू टू सीकेडी वो है रीनल ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है कि जो बोन की मिनरलाइजेशन है वो कम होती है, ये कंडीशन ऑस्टियोमलेशिया होती है। और ये सिंस सीकेडी की वजह से यानी रीनल डिजीज की वजह से तो अपन रीनल ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं।
और ये कैसे होगी? ये होगी ड्यू टू डिक्रीज 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये विटामिन डी का दूसरा नाम है। बेसिकली अपन इसको विटामिन डी से डिस्कस करेंगे। तो इसकी अमाउंट डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज कैसे होगी? क्योंकि जो विटामिन डी का फॉर्मेशन है, यानी जो उसका एक्टिव फॉर्म होना है, वो एक्टिवेशन कैसे होता है? ये हाइड्रोक्सिलेशन से होता है। और हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा उसका? अपन ऐसे मान के चलते हैं कि ये एक 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कोई कंपाउंड है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। लेकिन किडनी में क्या होगा कि एक एंजाइम प्रेजेंट है किडनी के अंदर, वो एंजाइम इसका हाइड्रोक्सिलेशन करा के इसको डाई हाइड्रोक्सी कर देगा, यानी एक और यहाँ पे OH बाइंड हो जाएगा। अब ये जो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ये एक्टिव फॉर्म है, यानी अब ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा और वो एंजाइम काम नहीं कर रहा होगा जो किडनी में होता है हाइड्रोक्सिलेज, तो ये विटामिन डी इनएक्टिव रहेगी। तो इनएक्टिव विटामिन डी को अपन बोलते हैं कि वो डिक्रीज्ड विटामिन डी हो गई। सिंस वो जो है अभी वो काम नहीं कर रही, तो जो विटामिन डी की वैल्यू है, जो उसका जो अमाउंट है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो सीरम में कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिंस विटामिन डी का काम क्या होता है? ये जाके इंटेस्टाइन के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो कैल्शियम है उसका जो सर्कुलेशन में जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाता है। यानी कि अगर डाइट के थ्रू अपन ने कैल्शियम लिया, वो इंटेस्टाइन के अंदर है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स है उसमें इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो विटामिन डी जाके इस अब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करके और इस कैल्शियम को ब्लड के अंदर यानी सर्कुलेशन के अंदर ले आएगा। लेकिन अब सिंस विटामिन डी यहाँ पे इनएक्टिव है या फिर उसकी अमाउंट कम है, तो ये जो अब्जॉर्प्शन है सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर, वो कम होगा। तो उसकी वजह से कैल्शियम की अमाउंट कम होगी। और अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर कम है, तो अपन को पता है कि बोन का जो मिनरलाइजेशन है वो बेसिकली है ही कैल्शियम और फॉस्फेट के सोर्स की वजह से। तो अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो उसका मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये ऑस्टियोमलेशिया हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि अपन कैल्सिट्रायोल दें या फिर ओरल कैल्शियम दें। ओरल कैल्शियम अगर पेशेंट को दिया तो अपन उसके सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट है। इसके बाद में अगली जो बोन मैनिफेस्टेशन है वो है एडायनेमिक बोन डिजीज। अभी एडायनेमिक क्यों है? ये अभी अपन जब इसकी पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो अपन को पता लगेगा। ये किस वजह से हो सकता है? ये क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में हो सकता है टू वेज में। अब वो दो वे कौन से हैं जिसमें एडायनेमिक बोन डिजीज है? पहला है कि अगर अपन एक क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को डायलिसिस पे उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो डायलिटिक फ्लूइड है उसके अंदर एल्यूमिनियम का लेवल इंक्रीज होता है। और अगर किसी वजह से जो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्यूमिनियम है डायलिटिक फ्लूइड में, उसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर वो ब्लड में आ जाए तो उसकी वजह से जो बोन का मिनरलाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो यहाँ बोन की स्ट्रेंथनिंग है वो कम हो जाएगी, यानी बोन वीक होगी। दूसरा तरीका जिससे एडायनेमिक बोन डिजीज हो सकती है वो क्या है? अगर अपन किसी क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल रीनल ऑस्टियोमलेशिया उसको पहले से है, तो अपन उसको मेंटेन करने के लिए अभी अपन ने देखा कि अपन उसको कैल्सिट्रायोल या ओरल कैल्शियम देते हैं। लेकिन अगर ये कैल्सिट्रायोल जो अपन ने उसको दिया उसकी डोज ज्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा? ये जो पीटीएच है उसको इनिबिट कर देगा। तो अगर पीटीएच का इनिबिशन हो गया तो पीटीएच बोन फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देगा। तो ये इसमें एडायनेमिक बोन डिजीज में क्या होगा कि बोन की मिनरलाइजेशन भी कम हो जाएगी और बोन की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। और ये एडायनेमिक मतलब कि ये अपन जब ट्रीट कर रहे थे क्रोनिक किडनी डिजीज को, उस ट्रीटमेंट की वजह से हो गया, यानी यहाँ डायलिसिस दे रहे थे उसकी वजह से हो गया। और यहाँ अगर उसके ट्रायल देके अगर उसको मेंटेन करने की, अगर उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी वजह से हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट ना डायलिसिस हो सकता है, ना उसको कोई ऐसा अपन ड्रग दे के कर सकते हैं। तो इसका ओनली ट्रीटमेंट क्या है? रीनल ट्रांसप्लांट। क्योंकि डायलिसिस तो पहले से ही रिस्क फैक्टर है इसका। अब अपन देख लेते हैं कैल्सीफाइलेसिस। कैल्सीफाइलेसिस क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है, किसकी? कैल्शियम और फॉस्फेट की, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट ज़्यादा था और वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, और ये जाके और ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिन डिपोजिशन की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा। उसकी वजह से अगर मान लो कि ब्रेन की किसी ब्लड वेसल के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अगर ये कोई ऐसी वेसल जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी, जैसे कोरोनरी आर्टरी वगैरह है, तो अगर उनके अंदर ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है। या फिर अगर पेरिफेरल किसी पार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल के अंदर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहाँ लो ब्लड सप्लाई की वजह से गैंग्रीन हो सकते हैं। तो ये सारे अपन कैल्सीफाइलेक्सिस की वजह से देख सकते हैं। अब सिंस ये कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से हो रहे हैं, तो नॉर्मली जो सीरम में कैल्शियम का लेवल है वो क्या होना चाहिए? 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू है। और सीरम फॉस्फेट कितना होना चाहिए? 2 से 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली। लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी जो वैल्यू मोर देन 70 आ जाएगी,
तो ये कैल्सिफाइलाइसिस का वो है रिस्क फैक्टर कि अब वो जो डिपोजिशन हो सकता है एक्स्ट्रा कैल्शियम और फॉस्फेट का ब्लड वेसल्स में। मोस्टली क्या होगा कि फॉस्फेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल ये 10 था, ये 5 था, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 50 आ रहा था, लेस देन 70 था तो वो नॉर्मल था। लेकिन अब सिंस क्रोनिक किडनी डिजीज है तो फॉस्फेट का जो एक्सक्रीशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, उसकी इंक्रीज अमाउंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये भी 10 हो गया, तो अब जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये मोस्टली किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट के इंक्रीज अमाउंट की वजह से। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स। सिंस ये फॉस्फेट की अमाउंट ज्यादा होके ये जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो रहा है, जो वैल्यू वो ज्यादा आ रही है, तो अपन इसको कम करते जाएंगे। इसको कम करने का तरीका फॉस्फेट बाइंडर है। लेकिन यहाँ फॉस्फेट बाइंडर कौन सा देना है, जो कैल्शियम का ना हो। यानी अपन ने देखा था कि डाइवेलेंट मेटल जो थे वो यूज हो रहे थे, तो इनके कंपाउंड थे जैसे CaCO3 था, तो ये फॉस्फेट बाइंडर है। लेकिन अपन यहाँ ये ना देके दूसरा कोई बाइंडर दे देंगे, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, अपन ये दे देंगे। तो क्योंकि कैल्शियम अगर दे दिया तो कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाएगी, इसको तो कम करते जा रहे हैं लेकिन ये बढ़ता जाएगा, तो अभी भी जो प्रोडक्ट है वो तो ज्यादा होगा। तो अपन नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर देके और कैल्सिफाइल एक्सिस को मैनेज कर सकते हैं। अब एक और जो कॉज है वो है इंक्रीज्ड FGF23। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। अब सिंस क्रोनिक किडनी डिजीज में यानी फॉस्फेट का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ये किसको स्टिमुलेट कर सकता है, ये ओस्टियोसाइट्स को स्टिमुलेट कर सकता है। ओस्टियोसाइट्स वो सेल्स हैं जो रेस्टिंग कंडीशन में पड़ी होती हैं, बट अगर ये एक्टिवेट हो जाएं तो ये जो बोन का जो फॉर्मेशन, जो रीअब्जॉर्प्शन है, जो मिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन है, इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये रिलीज करेंगी FGF23, यानी ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, उसको रिलीज कर देंगी। अब ये क्या कर सकता है कि ये डायरेक्टली इंक्रीज कर देता है एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, या फिर ये इंक्रीज कर सकते हैं PTH को। उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज PO4 एक्सक्रीशन। PTH का काम क्या था कि जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट था उसी की वजह से तो ये एक्टिवेट होता था। यानी कि अगर बॉडी में फॉस्फेट की अमाउंट ब्लड में ज्यादा है तो PTH एक्टिवेट होता है, उसका काम होता है कि जल्दी से इसको निकालो, तो ये एक्सक्रीशन कर देगा। या फिर ये डायरेक्टली भी क्या करता है, किडनीज को स्टिमुलेट करके और एक्सक्रीशन बढ़ाने की कोशिश करता है। या फिर ये इनहिबिट कर देता है विटामिन डी को। विटामिन डी क्या करता है, अपन ने देखा कि वो कैल्शियम और फॉस्फेट का अब्जॉर्प्शन करता है GIT से। अगली जो कंडीशन है, जो मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं CKD के पेशेंट में, वो है हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। हीमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड रिलेटेड, यानी कि अगर क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो उसमें ब्लड रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ आता है अनीमिया। अनीमिया क्या है, मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एक पेशेंट ऑफ CKD में। अब CKD के पेशेंट में एनीमिया कैसे हो सकता है, इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है। पहला तो अपन ये देख लेते हैं कि सिंस मैंने अभी आपको बताया भी था कि किडनी का काम क्या होता है कि वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, वो जो एरिथ्रोपोइसिस करता है यानी ब्लड के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। लेकिन अगर किडनी में डिजीज है, डैमेज्ड है, तो एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, उसके अंदर सिंस फ्लूइड एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड में उसकी एक्यूमुलेशन होते होते हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगा। और हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से क्या होगा, सेल्स के अंदर जो ब्लड का जो जो स्टे है वो बढ़ जाएगा, यानी उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी और वो लंबे टाइम तक वहां रहेगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कंजेशन बोलते हैं। कंजेशन क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की जो स्टे है वो बढ़ जाए, यानी कि वो उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से कंजेशन हो जाता है। कंजेशन में क्या होगा कि अगर मान लो इंटेस्टाइन से जो फोलिक एसिड, विटामिन B12 या फिर जो आयरन था, इनका अब्जॉर्प्शन नॉर्मली होना चाहिए था, अब वो अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस भी क्या कर सकती हैं, RBC के सिंथेसिस को कम कर सकती हैं, क्योंकि ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, एरिथ्रोपोइसिस में। तो इनका अब्जॉर्प्शन अगर इंटेस्टाइन से कम हो रहा है तो ये भी कॉज किसका है, अनीमिया का। ये क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज Fe+2 विटामिन B12 फोलिक एसिड अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये कैसे हो सकता है, सिंस हाइपर वॉल्यूमिया एंड CKD लीड्स टू कंजेशन थ्रू आउट द बॉडी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीज थ्रू कंजेस्टेड इंटेस्टाइनल ग्लूकोसा। इसका दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि हिमोलाइसिस की वजह से होता है, यानी कि जो RBC की डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाए। अब बढ़ कैसे सकती है RBC की डिस्ट्रक्शन एक CKD के पेशेंट में, वो ऐसा होता है कि CKD में सिंस यूरेमिक प्रोडक्ट्स जो ब्लड है उसमें बढ़ते जाते हैं, यानी कि जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, इनकी अमाउंट, अमोनिया है, इनकी बढ़ती जाएगी। तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है ये बढ़ जाएगा, यानी कि जो ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन की अमाउंट है वो किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है इनको, तो इनकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो ये प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देंगे। प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज कैसे कर देंगे कि प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी अपन कैलकुलेट करते हैं 2 सोडियम प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन प्लस ग्लूकोज। ये एक फॉर्मूला है किसका, प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का। तो अगर उसका बन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है नाइट्रोजन और अमोनिया, तो इसकी वजह से जो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाएगी। उसका जो
इफेक्ट है वो क्या होगा कि जो वाटर है आरबीसी में वो प्लाज्मा की तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा, सिंस वो लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी पे जाएगा। ये अपन बेसिकली जानते हैं कि वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ क्या होगा कि वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर। उसकी वजह से जो आरबीसी है वो श्रंकन हो जाएगी। और ये श्रंकन आरबीसी को अपन क्या बोल सकते हैं, अगर सीकेडी के पेशेंट में श्रंकन आरबीसी है उनको अपन ये भी बोल सकते हैं इकाइनोसाइट्स। श्रंकन आरबीसी इन सीकेडी पेशेंट्स आर आल्सो नोन एज इकाइनोसाइट्स और बोर सेल्स। और अगर ये श्रंकन आरबीसी है, अगर आरबीसी की शेप अब डिस्टोर्टेड है तो ये अंडरगो हो जाएगी हिमोलाइसिस के। जब इनको स्प्लीन रिकॉग्नाइज करेगा तो इनको डिफेक्टिव मानेगा और उनको हिमोलाइसिस करा देगा। तो इस वजह से भी जो अनीमिया हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट है रिकम्बिनेंट इरिथ्रोपोइटिन। बट जो इरिथ्रोपोइटिन है वो क्या कर सकता है, ये बीपी को भी इंक्रीज कर सकता है। यानी कि अगर एक पेशेंट में अनीमिया हो रहा है सीकेडी के तो उसको रिकम्बिनेंट इरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं, लेकिन इरिथ्रोपोइटिन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो ये उस सीकेडी पेशेंट में मोर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ा देता है। तो अपन हर एक कंडीशन में अपन रिकमेंडेड इरिथ्रोपोइटिन नहीं दे सकते, और उसी सीकेडी के पेशेंट में देंगे जहाँ पे ये इंडिकेशंस हो। यानी अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 9 ग्राम पर डेसीलीटर है, एक सीकेडी का पेशेंट जिसमें हीमोग्लोबिन 9 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, या फिर उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है लेकिन वो डायलिसिस पे है, यानी ये दो कंडीशन है। यानी अगर वो नॉर्मली डायलिसिस पे नहीं, अगर वो नॉर्मल है तो उसमें लेस देन 9, ये कंडीशन अपन देखेंगे। अगर वो डायलिसिस पे है तो लेस देन 10 भी अपन ये अपन को ये इंडिकेट करता है कि उसको रिकमेंडेड इरिथ्रोपोइटिन देना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।